Hello, Assalamu alaikum. We are talking about again advanced soil ecology. Whenever we have to see the whole population in soil, we have to use advanced and molecular approach to study the microbial ecology in soil and soil ecology. Because classical approach cannot meet the requirement. So in study in previous class we have talked about it. Whenever we are going to in a forest, we have to see the whole population of trees, whole forest. We are not going behind one tree. उर्दू में समझाता हूँ जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वेन एवर वी हैव टू गो जब भी हम जंगल में जाते हैं तो हम पूरे जंगल को देखते हैं किसी एक दरख्त के पीछे नहीं लगते इसी तरह 1 gram soil contains a huge amount of microorganisms, huge number of microorganisms, huge diversity of microorganisms. So we cannot study the whole microorganism in classical method because most of the microbial populations which are present in soil are unculturable. एक सबसे बड़ी लिमिट ये थी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में मौजूद हैं उन सब को हम कल्चर नहीं कर सकते एंड दे आर टेकिंग द ह्यूज अमाउंट ह्यूज टाइम ह्यूज एक्सपेंडिचर सो मॉलिक्यूलर अप्रोच is the best approach to study the soil ecology. उसमें एक अप्रोच मेटाजेनोमिक थी जिसके अंदर हम अपनी प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं मेटाजेनोमिक इज कल्चर इंडिपेंडेंट स्टडी of genetic material recovered directly from environmental sample. Soil sample से हम जो DNA एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी डायरेक्ट हम स्टडी करते हैं It provides insights into the taxonomic composition, functional protein and ecological role of the entire microbial community. इसमें हम क्या करते हैं कि सॉइल का हम सैंपल कलेक्ट करते हैं उससे डीएनए को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस डीएनए के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है ऑन द बेसिस ऑफ दैट जेनेटिक मटेरियल we are identifying and we are classifying the microorganisms and their genetical and biochemical properties. सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं सैंपल को कलेक्ट किया हमने उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्शन कर लिया और होल डीएनए जो भी हमें मिला है उसके हमने सीक्वेंसिंग की और उसके बाद बायो थ्रू बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स वी आर सेपरेटिंग द वी आर आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंसेस कि ये कौन से माइक्रोब्स का है किस फैमिली का है किस जेनरा का है वी आर आइडेंटिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर similarities which maybe sometimes people are using 60%, 70%, 80% and 90%. उसकी मदद से हम अलग अलग करते हैं जितने भी हमें सीक्वेंसेस हासिल होते हैं उसके बाद उस डेटा को जब माइक्रोबियल पॉपुलेशन अलग हो गई तो बायोइन्फॉर्मेटिक की मदद से उसको सेपरेट कर ले कि स्पीशी 1 कितनी मकदार में है 1 है 2 है 3 है 100 है 200 है कितना परसेंट है स्पीशी 2 कितना परसेंट है स्पीशी 3 कितना परसेंट है या जेनरा कितना परसेंट है उसके हिसाब से हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसके बाद डेटा को इंटरप्रेट करते हैं टेक्सोनोमिक प्रोफाइलिंग के टेक्सोनोमी को स्टडी कर लेते फंक्शनल एनोटेशन की कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से एंजाइम्स की प्रोडक्शन कर और उसकी डिग्रेडेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में मौजूद हैं इन्वॉल्व हैं सॉइल के अंदर कि वो कंपाउंड्स को एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सा पाथवे एडॉप्ट कर ले और वहां के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो कितने उसके ऊपर असरअंदाज हैं कौन से माइक्रोबियल पॉपुलेशन को वो सप्रेस करते हैं और कौन कौन से माइक्रोबियल विच माइक्रोबियल पॉपुलेशन गेटिंग एडॉप्टेशन टू दैट एनवायरनमेंट सो टाइप्स ऑफ मेटाजेनोमिक्स कौन से शॉटगन मेटाजेनोमिक्स करते हैं हम sequences all genetic material in a sample genes and non-coding DNA
intrinsic regions, amplicon metagenomics, टारगेट स्पेसिफिक मार्कर जीन 16S की बुनियाद पर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और मेटा ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, ये वाला प्रोसेस हम एडॉप्ट कर लेते हैं, फोकस ऑन आरएनए टू स्टडी द एक्टिवली एक्सप्रेस्ड जीन इन द कम्युनिटी। और फोर, फ्रॉम सीक्वेंसेस टू इनसाइट, ये हमें रॉ सीक्वेंस जब मशीन से मिल जाते हैं, इस मशीन से इसको क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी सेट रख देते हैं कि जिस सीक्वेंस की इतनी लेंथ होगी, इतने बेस पेयर्स होंगे, तो उसको हम ठीक है एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी को हम रिजेक्शन में डाल देंगे। उन सबको फिर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, और उसमें जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन कितने नंबर पर है। सपोज जीन 1 बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, कितने परसेंट है, ठीक है। जीन 2 अगर सपोज आर्किया को प्रेजेंट कर रही है, कितने परसेंट है। जीन 3 अगर हम किसी और चीज को, वायरसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने परसेंट। तो फंक्शनल प्रोफाइलिंग, उसके बाद उसकी KEGG और COG से उसके पाथवेज को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से पाथवे के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी कंपाउंड को मेटाबोलाइज कर लेते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं। 5, एप्लीकेशन इन सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, ये जितने भी सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन, रिसाइकलिंग में इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं, और उनके हम स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। सेकेंडली, व्हाट इज द इंटरेक्शन ऑफ प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, disease suppression and plant health, which type of microorganisms are responsible and participating to suppress the disease, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कंट्रोल करते हैं, किल करते हैं, और जो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो सिनर्जिस्टिक हैं, जो हेल्पफुल हैं, जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनको सपोर्ट कर लेते हैं। सॉइल हेल्थ, इसके थ्रू हम उस सॉइल की हेल्थ को असेस कर सकते हैं, we can assess the health of the soil, और उसी के थ्रू we can determine the bioremediation pathway कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए इन्वॉल्व हैं या इस्तेमाल होते हैं। When we are able to determine the microbial community profile in a soil, in an environment, we can determine the environmental condition, climate change, and carbon sequestration or carbon dynamics. If microbial activity is very fast, huge microbial diversity is there, and they are performing their uh, metabolic activities, especially to decompose the lignin material or cellulosic material, which contains a huge amount of carbon, and converting into elemental form, certain they will produce carbon dioxide, H2O, carbon dioxide, NH3, NH2. These volatile gases will go to the atmosphere, and another gases and another elemental form will go into the soil. So we can predict what type of environment can be our there. So from this metagenomics, what we can understand reveals the microbial direct matter, uncultured and unknown text. We can study all types of microorganisms. Most of the, we cannot say the all, but we can say that most of the microbial population we can study from this approach, especially those microbes which are unclassified, and those microorganisms which are unculturable, we can study it. Uncover genes and pathways involved in ecosystem functioning. We can determine, we can understand that which type of microbes expressing which type of gene. And we have this concept from our beginning. जिस टाइप का सबस्ट्रेट अवेलेबल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिग्नल्स पहुंचते हैं, वो उसी टाइप की जीन को एक्टिवेट करते हैं, उसी की ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसी की ट्रांसलेशन होती है, वही एंजाइम प्रोड्यूस होता है, सराउंडिंग में रिलीज होता है, और अवेलेबल सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करता है या ब्रेक डाउन करता है।
तो इसमें कौन कौन सी फंक्शनल और एक्टिव जीन्स मौजूद हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, हम उसको आसानी से स्टडी करते हैं। लिंक्स माइक्रोबियल डाइवर्सिटी टू एनवायरमेंटल ग्रेडियंट एंड प्लांट इन्फ्लुएंस। हम ये चीज भी कर सकते हैं, माइक्रोबियल जो कौन सी सिनर्जिस्टिक माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो वहाँ एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी एंटागोनिस्टिक माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन एग्जिस्ट कर रही है, which type of microbial populations are supporting to the plant growth, which type of microbial populations are getting benefit from plant root exudates. So we can do this. Support sustainable agriculture and ecosystem management. So this type of study can help us that which type of strategy we can apply on agriculture soils to maintain their sustainability as well as agricultural productivity. Challenges metagenomics में क्या आते हैं? Complex DNA extraction from soil because soil have carbon, organic matter, and DNA sometimes coupled with those molecules, and it is difficult to separate them. High cost and data volume, इसकी expensive test है, आसान नहीं, and data is very huge. It is very difficult to handle. Bioinformatics expertise required. If someone don't know the bioinformatics, such type of people cannot manage such a thing. High cost and distinguishing DNA from dead versus active cells. ये सबसे लास्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैलेंजेस में, कि हमें पता नहीं चलता है कि फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल वी आर एक्सट्रैक्टिंग द डीएनए, आइदर दैट वाज आर लाइव सेल, आइदर दैट वाज आर डेड सेल, हमें डीएनए हम मिल जाता है, क्योंकि जो पावर सॉइल किट है जिससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, या ऑल टाइप ऑफ अवेलेबल सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट, that kit is unable to identify whether which type of cell is live and which type of cell is dead. Or a metagenomic, it is a powerful approach to explore microbial diversity and functional potential in bulk soil and rhizosphere for advancing research in ecology, agriculture, and environmental sustainability. तो एक तो यहाँ से ये एक मेटाजेनोमिक सबसे मॉडर्न और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अप्रोच, यू कैन स्टडी। यहाँ मैंने सिंप्लीफाई करने की काफी हद तक कोशिश की है इस चार्ट की मदद से। फर्दर यू कैन गो इन बुक और मुख्तलिफ किस्म के लिटरेचर से आप इसको मजीद डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये बहुत कारआमद चीज। दूसरी जो अप्रोच है सॉइल इकोलॉजी को स्टडी करने की, उसको हम मेटा ट्रांसक्रिप्टोमिक्स कहते हैं। Studying the active microbial community and its functional potential, इसमें हम ये देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें उनको सेलेक्ट किया जा सकता है, ये डिफरेंशिएट किया जा सकता है, बिकॉज आरएनए इज वेरी अनस्टेबल, इट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्गर टाइम। सिर्फ लिविंग जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है इसमें उसको टारगेट कर सकते हैं। एक्टिव माइक्रोबियल कम्युनिटी जो जो मेटाबॉलिज्म में, जो एलिमेंटल साइक्लिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, उस माइक्रोबियल कम्युनिटी को हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। एक तो ये चीज, और दूसरी चीज कि जो एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो कितने टाइप के एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल पोटेंशियल, उस चीज को हम स्टडी करते हैं। व्हाट वी आर डूइंग इन दिस टेक्निक, वी आर कलेक्टिंग सॉइल सैंपल फ्रॉम द रिक्वायर्ड साइट। उसके बाद in next step we are extracting RNA from that sample and remove abundant rRNA to enrich mRNA। rRNA को हम राइबोसोमल आरएनए को रिमूव कर देते हैं, सिर्फ mRNA मैसेंजर आरएनए को हम रहने देते हैं। ठीक है,
और मैसेंजर आरएनए से हम सीडीएनए को कन्वर्ट करके उसके लाइब्रेरीज बनाते हैं। उन लाइब्रेरीज को हम क्वालिटी कंट्रोल रन करते हैं कि जो अच्छी लाइब्रेरी बनी है, एक्यूरेट स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी है, उसको प्रोसीड कर लेते हैं और बाकी को हम रिमूव करते हैं। पोस्ट आरएनए कंटेमिनेंट रिमूवल, इस चीज को भी कैरी ऑन कर, फिर उसके बाद उस डीएनए को असेंबल कर लेते हैं, अलाइनमेंट एक लाइन में रख देते हैं, और वहां से फिर जब डीएनए अलाइन हो गया, उसके बाद जीन प्रेडिक्शन, आइडेंटिफाई कोडिंग सीक्वेंस, सीडीएस, इस चीज को कर लेते हैं। ठीक है, फिर जीन प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि कौन कौन से जीन इसके अंदर मौजूद। एमआरएनए से सीडीएनए बन गया, और सीडीएनए के अंदर अब जो सीक्वेंस है, उसको हम मजीद स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन कौन से जीन्स को कोड कर रहा है। फंक्शनल एनोटेशन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन सी जीन्स इन्वॉल्व है, वी आर सब्ट्रैक्टिंग दैट। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कौन सी जीन्स इन्वॉल्व है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए कितनी जीन्स इन्वॉल्व हैं, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए कितनी जीन्स इन्वॉल्व है। इसी तरीके से हमें एक पूरा चार्ट मिल जाता है कि उसके अंदर फंक्शनल जीन्स कौन कौन सी मौजूद है। What metatranscriptomics reveals active genes and pathway expressed in the environment. एक्टिव जीन्स एंड पाथवेज एक्सप्रेस्ड इन द एनवायरनमेंट, हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस माइक्रोबियल कम्युनिटी के अंदर एक्टिव जीन्स कौन कौन सी हैं, और ये कौन कौन से पाथवेज को फॉलो करके किसी भी एलिमेंट की साइकिलिंग को प्रोसीड कर देते हैं। माइक्रोबियल फंक्शंस इन situ, who is here, but what they are doing, रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंज, प्लांट इंट्रैक्शन। इससे दूसरा आइडिया ये होता है, सपोज विच टाइप ऑफ जीन्स आर एक्टिव, दोज आर ड्यू टू द अवेलेबल सबस्ट्रेट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। किसी भी माइक्रोबियल पॉपुलेशन में जो जीन्स एक्टिव हो चुकी हैं या जो फंक्शन कर रही हैं, वो दो चीजों की वजह से रिस्पॉन्ड कर रही हैं या एक्टिव है। एक अवेलेबल सबस्ट्रेट की वजह से, दूसरे वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, क्योंकि माइक्रोब्स के अंदर किफायत शारी का ये आलम है कि जिन जीन्स की या जिन एंजाइम्स की जरूरत नहीं है, उनको प्रोड्यूस नहीं करते। बल्क सॉइल राइजोस्फीयर इनसाइड, सॉइल के अंदर हम डिटेल माइक्रोबियल, एक्टिव माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर और उनके मेटाबॉलिज्म और उनके मेटाबॉलिक पाथवेज को कंप्लीट हम स्टडी कर सकते हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्लांट माइक्रोब इंट्रैक्शंस को हम कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं, ये मेटा ट्रांसक्रिप्टोमिक के मदद से। सॉइल हेल्थ असेसमेंट, कि सॉइल की हेल्थ किस तरह है, अगर उस माइक्रोबियल पॉपुलेशन के अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स की जीन्स कम है, इट मींस सॉइल इज हेल्दी फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, so it is not exerting any negative effect. Bioremediation and pollutant degradation, कि कौन सी माइक्रोबियल पॉपुलेशन मौजूद है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है वहाँ अवेलेबल सबस्ट्रेट्स को डिकम्पोज करने के लिए, उसको एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के। क्लाइमेट चेंज स्टडीज, हम ये चीजें कर सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन साइक्लिंग, GHG रिडक्शन, ग्रीन हाउस गैस, डिस्कवरी ऑफ नोवेल एंजाइम्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। इस प्रोसेस के थ्रू हमें नए एंजाइम्स की नई जीन्स कौन सी हैं जो नोवेल टाइप के एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो इंसानों के लिए और इंडस्ट्री के लिए कारआमद हो सकता है, वी कैन आइडेंटिफाई इट। Metaproteomics provide a snapshot of the active expressed gene in microbial community, linking community composition to function and ecosystem process. ये मेटा ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, इसको मजीद डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक
or most advanced technique which covers the whole active microbial population from soil or any environmental sample. The today's research and future research is going around such type of techniques. अच्छा, एक ये चीज है, आइसोटोप प्रॉबिंग, स्टेबल आइसोटोप प्रॉबिंग। इकोलॉजी को समझने के लिए एक अप्रोच ये भी इस्तेमाल करते हैं कि स्टेबल आइसोटोप लेवल कर। सपोज कोई भी सबस्ट्रेट मौजूद है, उसके साथ हम इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, वट एवर सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट अवर हियर, we are adding a stable isotope like carbon 13 instead of the common carbon 12। ये उसके साथ अटैच कर देते हैं सबस्ट्रेट, और उसके बाद सबस्ट्रेट एंड माइक्रोबियल पॉपुलेशन आर कंबाइंड, only the microbes capable of utilizing the specific nutrient will incorporate the heavy isotope into their biomass, including their DNA। क्या हो, जब हम उसके अंदर आइसोटॉप ऐड करने के बाद वहां पर उस सॉइल के अंदर डाल देंगे, जो एक्टिव माइक्रोबियल पॉपुलेशन उसको डिकम्पोज कर रही है, दे विल यूटिलाइज दिस टाइप ऑफ मटेरियल जिसमें कार्बन 13 लगा हुआ 12 के बजाय, तो वो उनके डीएनए में भी ऐड होगा वो कार्बन, और वो उनके बॉडी मास में भी ऐड होगा। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, डीएनए एक्सट्रैक्शन एंड सेपरेशन। डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटायर माइक्रोबियल कम्युनिटी, उसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इट इज देन प्लेस्ड इन एन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में रख देते हैं। ये हमने जो है ना, सॉइल ड्यूरिंग माइक्रोब फीड न्यूट्रिएंट्स कम्युनिटी, इसमें ये हमने ग्रो किया। ग्रो करने के बाद उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज कर। इसमें क्या होता है, इट इज देन प्लेस्ड इन एन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज वायर द हेवी डीएनए, जिसमें C13 है, वो हैवी डीएनए है, फ्रॉम द एक्टिव माइक्रोब्स sinks lower than the light DNA from inactive microbes। अब ये इसके दो ग्रेडियंट बनेंगे यहाँ जब हेवी सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जो हैवी डीएनए है वो नीचे की तरफ जाएगा, जो इनएक्टिव माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उस सबस्ट्रेट के लिए उसका डीएनए ऊपर की तरफ आएगा। ये क्लियर आपको समझ। The heavy and light fractions are analyzed using method like metagenomics, allow the researchers to specifically identify which organisms were active in consuming the original substrate। So एक टेक्निक ये थी, ये तीन टेक्निक्स हो गई, मेटाजेनोमिक्स, मेटा ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और एक्टिव आइसोटोप प्रोबिंग। Microbial diversity in soil, highly diverse ecosystem, millions of taxa per gram of soil। माइक सॉइल के अंदर हमने जैसे फिजिकल क्लासों के दौरान हमने मुख्तलिफ क्लासेस में ये डिबेट की है, इस बात को रियलाइज कराने की कोशिश की कि जो एग्रीकल्चर सॉइल है उसमें पानी भी मौजूद है, एयर भी मौजूद है, न्यूट्रिएंट भी मौजूद है। सो इट कंटेन्स ए ह्यूज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज a diverse number of microorganisms। डोमिनेंट ग्रुप्स उसमें कौन से हैं, सबसे ज्यादा जो बल्क मकदार में मौजूद हैं वो प्रोटोबैक्टीरिया हैं, एक्टिनोबैक्टीरिया हैं और फर्मिक्यूट्स। ये हम मेटाजेनोमिक स्टडी से भी रिजल्ट यही आते हैं आपके पास, ट्रांसक्रिप्टोमिक से भी यही रिजल्ट आते हैं आपके पास, और उसके साथ साथ जो क्लासिकल अप्रोच से जो स्टडी की गई है उससे भी यही आज तक हमें पता चला। दिस स्टडी वी हैव डन इन आवर लैब। ये हमारे लेबोरेटरी में हमने, हमारे स्टूडेंट एमफिल के स्टूडेंट ने ये काम, ये 4 शॉप्स हैं जिनसे हम लोगों ने जो है ना
नस्वार के सैंपल। अब 0.25 जो माइक्रोग्राम हम नस्वार से हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, इसमें इतनी ह्यूज टाइप ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन मौजूद, ये सबसे ज्यादा मौजूद है। उसके बाद ये वायलेट कलर की माइक्रोबियल पॉपुलेशन मौजूद है। उसके बाद ये येलो टाइप की मौजूद है। उसके बाद स्मॉल स्मॉल बहुत सारे माइक्रोबियल पॉपुलेशन। दिस वाज इन वन सैंपल, in sample 2, in sample 3, in sample 4. So 0.25 microgram sample contains a huge number of microorganisms. एक ग्राम के अंदर कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, we cannot. So such type of work is called smart work, not hard work. We can see whole microbial population in form of picture. और इस तरह नहीं कि सिर्फ हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले अलग कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, उसके बाद उसको बायोकेमिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं और महीनों के महीनों साल के साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ इस मॉडर्न अप्रोच के थ्रू विद वन ग्लांस वी कैन सी द होल माइक्रोबियल पॉपुलेशन फ्रॉम सैंपल। और उसके बाद उनके नाम देने की हमने कोशिश की है नए जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं सॉफ्टवेयर की मदद से कि ये कौन से माइक्रोब्स है। सपोज ये एक्टिनोबैक्टीरिया है, ये स्ट्रेप्टोकोकस है, ये सुडोमोनास है, इसी तरीके से इन सब। बल्क सॉइल वर्सेस राइजोस्फीयर। अब इस चीज को देखना है, एक तो बल्क सॉइल है जो पूरी की पूरी मिट्टी है, एक है राइजोस्फीयर जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल which contains every type of material, plant roots, organic material, water content, oxygen, etc., etc., many things. So that is called a rhizosphere. Bulk soil away from the roots. जो plant roots से बहुत दूर है, चाहे डेप्थ में हो, चाहे सरफेस के ऊपर हो, plant roots से जो जो भी soil है, उसको हम bulk soil कहते हैं। और rhizosphere soil, which is present in roots of these plants, root influenced zone of uh, soil is called a rhizosphere, and higher microbial activity near root. In soil studies, we know, it has been reported that high microbial community is present over there. We have to find reason why microbial populations are too much near plant roots. Number one reason, plants are producing root exudates which are providing nutrients for microbial population. Plant roots are providing enzymes which are supportive for microbial population. Plant roots providing moisture content to microbial population. Therefore, microbial population is huge on rhizosphere compared to bulk soil. And similarly, microorganisms are recycling the available organic material in root zone and rhizosphere. So nutrients are too much in huge amount. These are available for plant roots. And second, microbes are producing plant growth promoting hormones which are supporting plant to grow. Rhizosphere microbes, root exudates shape microbial community. रूट से जो भी एक्सक्रीशन निकलता है वो माइक्रोबियल पॉपुलेशन को डिफाइन करता है। Only those microbial population and communities will grow over there which have ability to utilize that root exudate, which have ability to produce enzymes to decompose and to utilize the root exudate material. So this is a symbiotic interaction. क्या करते हैं इससे पहले जो मैंने आपको कहा, providing nutritional material to plant roots and getting nutrition, shelter and moisture from plant. Plant growth promoting rhizobacteria, PGPR, are also present in roots which are producing compounds for the plant growth. Soil factors. These factors are basically responsible to shape and to define the microbial community in soil, soil pH, moisture, organic matter, land use practices.
कि कौन सी किस्म की वहाँ हम वेजिटेशन या क्रॉप्स काश्त करते हैं, उसके ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कितना है, मॉइस्चर कितनी है, सॉइल का पीएच कितना है। अगर मॉइस्चर कम है तो उसी हिसाब से माइक्रोबियल कम्युनिटी वहाँ डेवलप होगी। अगर मॉइस्चर ज्यादा है उसी हिसाब से माइक्रोबियल कम्युनिटी डेवलप होगी। ऑर्गेनिक मैटर कम है तो कम माइक्रोबियल कम्युनिटीज होंगी, ऑर्गेनिक ज्यादा है तो ज्यादा माइक्रोबियल कम्युनिटीज वहां पर ग्रो करेंगी। Soil plant microbe interaction. Microbes which are present in rhizosphere, these have some relationships, mutualism, commensalism, and competition. Influence plant health and productivity, और ये जो रिएक्शन हैं, ये रिलेशनशिप्स हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कंपटीशन इन फॉर्म ऑफ दैट कि अगर कोई दूसरी किस्म की पॉपुलेशन आ जाती है, पैथोजेनिक पॉपुलेशन, so existing microbial population is already adopted, is already producing enzymes to utilize the available substrates from that area, from that group. और बाहर से जो पैथोजेनिक पॉपुलेशन वहां पर आती है, उसके पास वो एफिशिएंसी नहीं होती है कि वो अवेलेबल सबस्ट्रेट को यूटिलाइज कर सके। तो कंपटीशन में ऐसी पैथोजेनिक टाइप की स्पीशीज वहां मर जाती है, खत्म हो। Applications where we can apply this advanced soil ecology, yeah, sustainable agriculture as a microbe farm, we can use as biofertilizer, soil restoration, जहाँ पर जो जमीनें खराब हो चुकी हैं उसको जब हमने रिस्टोर करना है तो हम ये वाली अप्रोच माइक्रोबियल पॉपुलेशन को वहाँ ऐड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं, मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं, तो वो सॉइल दोबारा रिक्लेम हो जाए। और ऐसी जगहों में फिर कार्बन को, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन लॉक होती है, जो अगर हम सॉइल को दोबारा एग्रीकल्चर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल को हम सॉइल के अंदर डंप कर देते हैं, तो सो दैट कार्बन लॉक्स फॉर लॉन्गर टाइम फ्रॉम एनवायरमेंट। फ्यूचर perspectives, microbiome engineering, AI in soil microbiology, climate change impact studies, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्पेशली जेनेटिकली इंजीनियर कर सकते हैं, जो कि सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लांट ग्रोथ को मजीद बढ़ा सकते हैं, और इसमें वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Conclusion: soil microbes is central to ecosystem health. Understanding diversity and function is key for sustainability. तो ये चीजें कुछ हमने यहाँ पर बता दी, बाकी आप लोगों के साथ जो किताब शेयर किए उसके अंदर डिटेल से टॉपिक्स मौजूद हैं, हिंट्स और टू द पॉइंट यहाँ पर बात किए। बाकी आप किताब में डिटेल से इनके ऊपर पूरा पूरा एक एक पैराग्राफ मौजूद होगा, कहीं 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 या एक एक चैप्टर मौजूद होगा, आप उसको मजीद डिटेल में वहां से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू नाइस डे।